हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक मैं पुरस्कार की एक अलग ही सीरीज बना रहा हूं जिसमें भारत को साथ ही साथ दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार हैं उनको हम सबको क्रमबद्ध तरीके से डिस्कस करेंगे। चूंकि ये टॉपिक अभी करंट में आया, 26 जनवरी के दिन इसकी घोषणा हुई, इसलिए मैं सबसे पहले यही टॉपिक उठा के लाया हूं आपके सामने, जिसका नाम है पद्म पुरस्कार 2024। देखिए, पद्म पुरस्कार के साथ साथ इस बार भारत रत्न पुरस्कार भी देने की घोषणा हुई है। तो एक वीडियो में आपको भारत रत्न की सेपरेट बनाऊंगा और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो है पद्म पुरस्कारों के बारे में। तो 132 फेमस पर्सनालिटीज को इस बार पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। तो क्या इनका इतिहास है, कब से ये प्रारंभ हुए, साथ ही साथ एक अगला क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनका पुराना नाम क्या था, कितनी बार ये सस्पेंड हो चुके हैं, सस्पेंड होने के पीछे की कहानी क्या है, इनका वरीयता क्रम क्या है, कौन से नंबर के हैं ये, भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, उन्हीं सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको इस एक 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। यदि मैं आपसे बात करूं कि भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, तो 2 जनवरी वर्ष 1994, 2 जनवरी 1954 को इन दोनों पुरस्कारों की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन आएगा, क्या इनका नाम तब भी पद्म पुरस्कार था? तो बिल्कुल नहीं था। आंसर होगा, इनका नाम था पद्म विभूषण पुरस्कार, जो 3 कैटेगरी में दिए जाते थे। पहली कैटेगरी का नाम था वर्ग 1, दूसरी कैटेगरी का नाम था वर्ग 2 और तीसरी वाली कैटेगरी का नाम था वर्ग 3, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। अगले ही वर्ष 1955 में इसका नाम बदल दिया गया और पद्म विभूषण से खत्म करके इसका नाम रखा गया पद्म पुरस्कार। जो 3 कैटेगरी में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में दिया जाता था उसके नाम रखे गए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इनके बारे में, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि वह पहला भारतीय वह पहला गैर भारतीय कौन था जिसे ये पुरस्कार मिला? तो भूटान के राजा, जिनका नाम है जिग्मे दोरसी, यह पहले गैर भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें हमने पद्म पुरस्कार से नवाजा। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 2-3 बार नाम सुनेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जब भी हम कोई नाम पहली बार सुनते हैं तो इतना आसानी से याद नहीं होता, 2-3 बार 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 पढ़ते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। तो नाम देखिए लिखा हुआ है जिग्मे दोरसी, और ये कौन थे? भूटान के राजा थे। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, वरीयता क्रम क्या है? तो देखिए, देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम है भारत रत्न, और देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम है पद्म पुरस्कार। तो यह देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, चूंकि ये 3 कैटेगरियों में दिए जाते हैं तो तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो पद्म पुरस्कार में भी सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री पुरस्कार। यदि मैं बात करूं देश का सबसे बड़ा पुरस्कार, आंसर क्या है? भारत रत्न। देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होगा? और आप टिक करके आ जाएंगे पद्म पुरस्कार, गलत हो जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा पद्म विभूषण आएगा, वो भी गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान से, देश का सबसे बड़ा पुरस्कार पूछता है तो भारत रत्न होता है। देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पूछेगा तो भी आंसर भारत रत्न होगा। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ रहा है देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, तो आंसर होगा पद्म पुरस्कार। और यदि पद्म पुरस्कार ऑप्शन में नहीं आएगा तो होगा पद्म विभूषण। लेकिन क्वेश्चन आ जाए देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होगा, इस बार उसने कोई क्षेत्र नहीं दिया कि नागरिक पुरस्कार की बात कर रहा हूं, सभी पुरस्कारों की बात कर रहा है, तो इस बार आंसर होगा परमवीर चक्र। तो क्रम क्या है? सबसे बड़ा है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आता है परमवीर, तीसरे नंबर पर आता है अशोक चक्र और चौथे नंबर पर आता है पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कारों में भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की भी 3 कैटेगरी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। लेकिन क्वेश्चन पूछे सभी क्षेत्रों को दिए जाने वालों पुरस्कारों को, यदि हम मान के चले कि सभी क्षेत्रों के पुरस्कार में
इनकी रैंक क्या है, तो आंसर बदल जाएगा। पहली रैंक है भारत रत्न की, दूसरी है परमवीर चक्र और तीसरी रैंक है अशोक और चौथे नंबर पर ये आते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं इनका पुराना नाम, मैंने आपसे डिस्कस ही कर लिया है। फिर इसके बाद आते हैं विवाद क्या है। तो वर्ष 1978 को 1978 को देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जिसके प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई सरकार ने फैसला लिया कि ये पद्म पुरस्कार और भारत रत्न बड़े लोगों को मिलता है, बड़ी बड़ी हस्तियों को मिलता है, यह भारत के आम नागरिकों को नहीं मिलते हैं, इसलिए इस पुरस्कार को बंद कर दिया कि ये पुरस्कार सभी के लिए नहीं है, समानता नहीं लाते, इसलिए इस पुरस्कार को हम सस्पेंड करते हैं। 2 वर्ष बाद जब दोबारा इंदिरा गांधी की सरकार आई वर्ष 1980 में, तो इंदिरा गांधी सरकार ने इसको फिर से लागू कर दिया। और एक विवाद आया वर्ष 1993 में, 1993 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट डिसीजन देती है कि यह पुरस्कार आर्टिकल 18 के अधीन है। अर्थात आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं रख सकता। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने और केरल हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति भारत रत्न नहीं लिख सकता, ना ही पद्म लिख सकता, पद्मश्री लिख सकता, पद्म विभूषण, ये सब आर्टिकल 18 के तहत बैन किए गए हैं, इसलिए पुरस्कार देश में नहीं दिए जाने चाहिए। अब मूल मुद्दा क्या है, कैसे केस लड़ा गया, क्या फैसला हुआ, ये हम आर्टिकल 18 को डिस्कस करेंगे, वहीं पे देखेंगे। अभी केवल आपको ध्यान रखना है कितनी बार ये पुरस्कार सस्पेंड हुए, चाहे क्वेश्चन भारत रत्न का है चाहे पद्म पुरस्कार का है, आंसर एक ही होगा। 2 बार ये सस्पेंड हो चुके हैं, एक बार मोरारजी देसाई ने और दूसरी बार 1993 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के डिसीजन से ये दूसरी बार सस्पेंड हो गए थे और 2 वर्ष बाद फिर से सरकार ने इनको लागू कर दिया था, तब से ये अभी तक चले आ रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि इन पुरस्कारों की घोषणा कब होती है। तो इन पुरस्कारों को 26 जनवरी अर्थात रिपब्लिक डे के दिन घोषित किया जाता है। हालांकि दिए नहीं जाते, केवल घोषणा की जाती है, मार्च या अप्रैल में इनका वितरण हो जाता है। अब हम बात करेंगे, देखिए क्या क्या देख चुके हैं हम। देख चुके हैं पद्म पुरस्कार, इनका पुराना नाम क्या था, पद्म विभूषण था। 3 कैटेगरी में, कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दिए जाते थे। अगले ही वर्ष नाम बदल दिया गया और नाम क्या रखा गया, नाम रखा गया पद्म पुरस्कार, जो 3 कैटेगरी में दिए जा रहे हैं या फिर कहें 3 वर्गों में बटे हुए, जिनका पहला है पद्म विभूषण, दूसरी रैंक पर आता है पद्म भूषण और तीसरी रैंक पर आता है पद्मश्री। पहले गैर भारतीय कौन थे, तो उनका नाम है जिग्मो दोरसी और ये कौन थे, भूटान के राजा थे। फिर पूछता है वरीयता क्रम में देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न और दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री। लेकिन सभी पुरस्कारों में बात करेंगे तो इसकी रैंक हो जाएगी 4, भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और इसके बाद आएंगे पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार के अंदर भी रैंक की बात करें तो पद्म विभूषण, फिर भूषण और इसके बाद श्री, पद्मश्री। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कितनी बार सस्पेंड हो चुके हैं, तो 2 बार, एक बार मोरारजी सरकार ने और एक बार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऑर्डर से ये 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं, 2 बार ही भारत रत्न हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है इसकी घोषणा कब होती है, तो गणतंत्र दिवस के दिन इसकी घोषणा की जाती है। अब ये था पुराना इतिहास। अब हम बात करेंगे कि वर्ष 2024 के लिए कितनी पर्सनालिटीज को पद्म पुरस्कार मिले हैं, तो आंसर होगा 132। आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज पे या करंट अफेयर्स के किसी वीडियो में आपने पढ़ लिया होगा कि 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अब आपको पता है पद्म पुरस्कार कोई एक पुरस्कार नहीं है, 3 भागों में बटा हुआ है। पहला नाम है पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा है, इसके बाद पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर पद्मश्री। तो 5 हस्तियों को पद्म विभूषण मिलेगा, 17 हस्तियों को पद्म भूषण मिलेगा और 110 हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा। तो क्या हम 132 के 32 नाम याद कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते, ना ही पूछेगा और कर लिए तो पत्थर फेंकने लगोगे, पगला जाओगे, इतने नाम कैसे याद होंगे? तो केवल आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाए। तो आपको जो पद्म भूषण है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है पद्म पुरस्कार, उसका भी सबसे बड़ा अवार्ड है पद्म भूषण जो केवल 5 व्यक्तियों को मिला है। तो इन 5 व्यक्तियों के बारे में कुछ ना पता हो तो ये तो पता हो ये क्या करते हैं और किस राज्य के हैं। तो देखिए 5 नाम कौन कौन से हैं, चिरंजीवी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बैजयंती माला, पी सुब्रमण्यम और बिंदेश्वर पाठक जी हैं।
अब ये किस राज्य से आते हैं, क्या करते हैं, एक चूंकि छोटी सी वीडियो होगी भारत रत्न की, तो उसमें मैं आपको ये साथ में करा दूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश राज्य विशेष की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां पे बनेगा कि कितनी हस्तियां हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश की। तो 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 मिला है और वो बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से। तो कौन है वो 4? सत्येंद्र सिंह लोहिया, चंबल का शेर कह सकता हूं मैं इनको। मेरे तो ये काफी मुझे इनसे काफी प्रेरणा मिलती है। सोचिए इनका शरीर 70% विकलांग है और नॉर्थ चैनल जिसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है उसको तैर के पार कर दिया। इंग्लिश चैनल सोचिए कितना चौड़ाई, कितना किलोमीटर लंबा इंग्लिश चैनल है, उसको तैर के पार कर दिया। स्विमिंग में, पैरा स्विमिंग में जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं लगभग अधिकांश किसके हैं? सत्येंद्र सिंह लोहिया जी के हैं। इसके बाद 3 नाम और, भगवती लाल राजपुरोहित, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। इसके बाद ओम प्रकाश शर्मा और कालूराम बामनिया जी, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। तो ये किस जिले के हैं, क्या करते हैं, भारत रत्न वाली वीडियो में मैं आपको ये पूरा कंप्लीट कराऊंगा। एक चीज कि भारत के उपराष्ट्रपति जो इससे पहले थे वेंकैया नायडू जी को भी इस बार ये सम्मान मिल रहा है। ये काफी गर्व की बात है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो कि साउथ से बिलोंग करते हैं उनको हम पद्म पुरस्कार दे रहे हैं। देखिए भारत में लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, इनकी सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। अब सोचिए यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहां निवास करती है, तो आप कहेंगे उत्तर भारत में, जिसमें राज्य उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो आप सोचिए जब लोकसभा के चुनाव होंगे जहां अधिकांश जनसंख्या है वहां वोट डलेंगे और वहीं का व्यक्ति क्या बनेगा? देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो क्या व्यक्ति साउथ वाले वोट डालने जाएं या ना जाएं? साउथ का रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं है दिल्ली में कोई, क्योंकि जो व्यक्ति नॉर्थ से जीतेगा वही दिल्ली में बैठेगा, दिल्ली की गद्दी पर। ये बात तो क्लियर है। 80 अकेली सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, 40 अकेली सीटें बिहार से हैं। सोचिए 2 राज्यों की मिल गई 120 है। दक्षिण वालों ने जनसंख्या नियंत्रण किया, लेकिन जो नॉर्थ में जनसंख्या विस्फोट हुआ उसी का फायदा नॉर्थ वालों को मिल रहा है। एक तो मानव संसाधन इतना ज्यादा हो गया, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, कि हमारे संसाधनों पर जनसंख्या से बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। साउथ वाले ऐसी स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, नॉर्थ वाले जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। और चूंकि उनके वोटर अधिक हैं तो उनका ही व्यक्ति दिल्ली में रिप्रेजेंटेटिव है। किसी को भी आप उठा के देख लीजिए आज तक साउथ से कहां से बनते हैं? ना ही बन सकते, क्योंकि जनसंख्या कम है, और जनसंख्या कम है तो वोट कम है, और वोट कम है तो दिल्ली में कोई नहीं बैठेगा। तो हमको देश में डेमोक्रेसी सही तरीके से चलती रहे, सभी राज्यों का, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दिल्ली में रहे, तो हमको कोशिश करनी चाहिए, हमको यानी भारत सरकार को, सारी पार्टियों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि देश में कम से कम जो कम महत्व वाले पद हैं जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन पदों पर हम क्या करें, साउथ से किसी व्यक्ति को बना दें। भारत सरकार कहें या बीजेपी सरकार का बढ़िया कदम था वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बना दिया, तो दक्षिण वाले लोगों को भी लगा कि दिल्ली में हमारा कोई व्यक्ति बैठा है। आज स्थिति देखिए, ये बात हम सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल यदि हम संविधान की दृष्टि से देखें तो देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति है, लेकिन शक्तियों के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति की उसमें भूमिका ना के बराबर है। तो मैं वही कह रहा हूं, देश में राष्ट्रपति कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का होम मिनिस्टर कौन है, देश का डिफेंस मिनिस्टर कौन है, देश का उपराष्ट्रपति कौन है, ये सब नॉर्थ से बिलोंग करते हैं। साउथ के कुछ मेरे मित्र हैं, वो ऐसे इतना बुरे बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली में हमारा कोई है ही नहीं है, ये देश हमारा ही नहीं है, केवल हमारा तो हमारा राज्य है, और ये देश की एकता और अखंडता के लिए सही नहीं है। एक मेरा खुद का ऐसा मानना है कि सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में होना चाहिए। तो साउथ से किसी व्यक्ति को आप बना दीजिए दिल्ली में, क्या जाएगा। ये मेरा अपना खुद के विचार हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। आशा करूंगा आप इस विचार पर कुछ सुझाव देंगे। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा ऐसा ही मानना है कि जो कम महत्व के पद हैं उनको साउथ वालों को दे दो, जिससे उनको ये लगे कि दिल्ली में हमारा बंदा बैठा हुआ है।
ये देश हम सबका है, केवल नॉर्थ वालों का नहीं है। वर्ष 2011 की जनसंख्या की बात करूं तो बिहार की जनसंख्या 16 करोड़ थी, तमिलनाडु की थी 6 करोड़। वहीं वर्ष 1971 में दोनों की जनसंख्या 4 करोड़ थी। सोचिए, 1971 में दोनों की 4 करोड़ है। 4 करोड़ से तमिलनाडु पहुंचा 6 पे और बिहार पहुंच गया 4 से 16 पे। इसमें से 5 करोड़ का झारखंड अलग हो गया। जनसंख्या विस्फोट हुआ इधर, उन्होंने कंट्रोल किया, सब कुछ बढ़िया किया, देश के संसाधन बचाए। और फायदा किसको हुआ? जिसकी जनता, उसी का नेता, उसी का रिप्रेजेंटेटिव। तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जनसंख्या नियंत्रण जैसे काम किए हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में बना रहे। इसलिए एक सुझाव है कि भैया कुछ ऐसे पद जो देश के, पूरे देश के सबसे बड़े पदों में से गिने जाते हैं, हालांकि उनका महत्व कम है, वो साउथ वालों को दे दो। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। गुड नाइट, धन्यवाद।